दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एग्ज़ाम जो है नज़दीक है और कुछ बच्चों की जो है लॉकडाउन के चलते पढ़ाई भी नहीं हुई है। तो बच्चे मुझे अक्सर कमेंट करते हैं कि सर कुछ ऐसा लेकर आइए, हमारे विज्ञान के सिलेबस पीछे है, कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हमें बताइए। तो आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हम ऑल इन वन वीडियो, जिसमें आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे आज के वीडियो में लिए गए हैं। ठीक है, तो और ये जो मैं आज की इस वीडियो में पीडीएफ लेकर आया हूँ, ये है पॉकेट गुटका का, जो कि आपकी 2018 की पॉकेट गुटका है। ठीक है, और ये जो है बिल्कुल कारगर साबित होती है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप 19 20 की तो एग्ज़ाम हुई नहीं थी। ठीक है, अभी 22 की एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो 22 की एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो ये पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते तो आपका पूरा आधे से ज़्यादा जो है सिलेबस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। इसकी पीडीएफ लिंक आपको डाउनलोड करनी है और इसकी बस तैयारी कर लेनी है। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का सबसे शॉर्ट से शॉर्ट आंसर यहाँ पर बनाया गया है, जिससे आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा जिसके बेसिक भी क्लियर नहीं है, वो भी इस पीडीएफ को पढ़ के जो है विज्ञान में अच्छे अंक ला सकता है कक्षा 10वीं 2022 में। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके सही विकल्प दिए गए हैं या ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से शुरुआत नहीं करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तर के बाद भी हम जो इसे ऑब्जेक्टिव को जो है आपको बताएंगे, जिससे आपका जो पूरा क्लियर हो सके। और इसी वीडियो में पूरी पॉकेट गुटका आपकी क्लियर होने वाली है। तो बस अब वीडियो पेन कॉफ़ी लेकर आप बैठ जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट थिंग आपको लगती है, जो जो क्वेश्चन लगते हैं आप अपनी कॉफ़ी में लिखते चलिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स पर बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूरे ऑब्जेक्टिव रहेगी यहाँ पर, तो हम इसे स्क्रॉल कर लेते हैं, सीधा क्वेश्चन आंसर पर शुरुआत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवणों से पृथक कर देता है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक एक लाइन की इनकी डेफिनेशन है, आप इसे याद कर लीजिए और आपका जो विस्थापन और द्विविस्थापन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया में को जब हम उसको समीकरण के रूप में लिखता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जब आप समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये एक अभिक्रिया हुई, कोई भी मान लीजिए आप अभिक्रिया करें और उसको समीकरण के रूप में लिख दिए तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसकी परिभाषा भी याद कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सी है। अगला दोस्तों उपाचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उपाचयन अभिक्रिया क्या होती है, ये सब चैप्टर 1 के है दोस्तों, ये चैप्टर 1 में सब परिभाषाएं हैं आपकी, आपको इन्हें याद ही करना पड़ेगा, इससे कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है आपके पास। तो उपाचयन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है, दूसरे का अपचयन होता है, यहाँ पर उपाचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 कॉन्सेप्ट है, एक तो आपकी यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया कन्फ्यूज कर रही है, दूसरी होती है अपचयन अभिक्रिया और उपाचयन। ठीक है, तो आप इसका सिंपल सी परिभाषा अगर मैं कहूँ तो आप लिखिएगा, वे अभिक्रिया जिसमें, इसे आप काट दीजिए इतनी थिंग को। ठीक है, और यहाँ से आप जो है इसे इतना काट दीजिए। ठीक है, अगर आप कन्फ्यूज नहीं होना चाहते तो देखिए अभी पढ़िए, वे अभिक्रिया जिसमें उपचयन होता है और अपचयन होता है उपाचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है उसे उपाचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये इसे उपाचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है उसे उपाचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये आप एग्जाम में लिखिए, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, एग्जाम्पल मत भूलिएगा, एग्जाम्पल भी लिखिएगा। अगला जुगनू रात्रि में क्यों चमकता है। ठीक है, तो दोस्तों जुगनू के अंदर एक प्रोटीन होता है जो वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए जुगनू रात में चमकता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों CaOCl2 का प्रचलित नाम है। अगला दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, आर्द्रता रोधी बर्तन क्या होता है, वो बर्तन जैसे आप कहें थर्मस, जैसे उदाहरण है थर्मस, चाय के जो थर्मस रखते हैं उसी को हम कहते हैं आर्द्रता रोधी, जिसके अंदर आर्द्रता आर्द्रता यानी पानी नमी ये नहीं जा सकता, उसके अंदर आप कोई चीज़ रखते हैं तो जैसे की वैसे रहती है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी यानी थर्मस, आप सिंपल भाषा में लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को भाई थर्मस के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वो नमी से क्रिया करके कठोर हो जाता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है। बस इतना से लिखिए आप। अगला उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दो चीज़ें, ये देखिए चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये, और चैप्टर 2 का नाम क्या है दोस्तों, अम्ल और क्षार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो देखिए जब अम्ल प्लस क्षार मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है दोस्तों, लवण और पानी बनता है। ठीक है, और इसी को तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके उदासीन होकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, अम्ल और क्षार मिलकर
अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसी को उदासीन ग्रहण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हम जानते हैं H2O पानी का होता है, ठीक है, और ये NaCl लवण है। मतलब लवण मतलब जिसका कोई कोई मतलब वो बीच की चीज हो, मतलब कोई काम में ना है, ठीक है। ये जो है अम्ल है और ये जो है क्षार है और ये लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला देखिए दोस्तों, अम्ल क्या है? वे जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब वर्षा का पीएच मान 506 से कम हो तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला दोस्तों आपका उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आपके पास कोई पदार्थ है, एक तो वो अम्ल होगा, एक तो वो क्षार होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो अम्ल भी नहीं है और क्षार भी नहीं है, तो आप उस पदार्थ को क्या कहेंगे? वो पदार्थ होगा ट्रांसजेंडर या फिर बीच की चीज़। तो उसी को विज्ञान में जो है उभयधर्मी कहते हैं। जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षार के दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिसमें अम्ल और क्षार दोनों हो, जैसे जेडन हो, और इसके भी उदाहरण है, ठीक है। जिसमें अम्ल और क्षार दोनों होते हैं वो उभयधर्मी कहलाते हैं। अगला दोस्तों सोनोरस किसे कहते हैं? सोनोरस किसे कहते हैं, ठीक है। तो सोनोरस क्या होता है दोस्तों? वे धातु जो कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है सोनोरस कहलाती है, जैसे मंदिर का घंटा, ठीक है। अब सोनोरस मतलब काफी कठोर होती है और मतलब काफी तीव्रता से आवाज उत्पन्न करती है, जो पित्तल और ऐसे धातु से बना होता है, ठीक है। तो अगला है दोस्तों आपका अपरूपता से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों अपरूपता कहने क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए हीरा हीरा और एक दूसरा लीजिए ग्रेफाइट। अब ये हीरा तो आप सभी को पता है हीरा क्या होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? जो आपने सेल अगर देखा होगा, सेल के अंदर एक काला पदार्थ होता है, या जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो नोक होती है वो होती है ग्रेफाइट की। अब दोस्तों जो हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं वो दोनों एक ही खदान से निकाले जाते हैं, लेकिन हीरा इतना चमकदार और महंगा है जबकि ग्रेफाइट काला है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्यों? और विज्ञान भी कहता है कि भाई इनके जो रासायनिक गुण है, मतलब इन ये जो चीज़ों से हीरा बना है उन्हीं चीज़ों से ग्रेफाइट मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये भौतिक रूप से, यानी हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और ग्रेफाइट जो हमें काला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है कि जब भौतिक गुणों में भिन्नता हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो तो उस गुण को हम अपरूपता कहेंगे। जैसे आपको पूछा जाए हीरा और ग्रेफाइट ये उदाहरण है किसके, तो ये है अपरूपता के उदाहरण है। मतलब ये एक ही चीज़ से मिलकर बने हैं लेकिन ये भौतिक रूप से हम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक काला है तो एक गोरा है। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे धातु विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, विस्थापित धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, उसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद कर लीजिए इसे। अगला समझाती श्रेणी क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, समझाती श्रेणी चैप्टर 4 का क्वेश्चन है ये। और यौगिकों की ऐसी श्रृंखला दोस्तों जिसमें जो कार्बन श्रृंखला जो होती है उसमें हाइड्रोजन एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समझाती श्रेणी कहते हैं। अगला दोस्तों आपका हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसे कार्बन जो, ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला दोस्तों किण्वन किसे कहते हैं? तो एंजाइम की उपस्थिति में होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रिया किण्वन कहलाती है। जैसे जैसे एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैसे आपने गोबर गैस देखा होगा, जिसके अंदर अगर हम गोबर डालते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, गैस वैस निकलती है और चूल्हा जलता है, तो इसे हम किण्वन कहते हैं, ठीक है। तो एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। उस एल्कोहल का नाम बताइए जिसका संरचना सूत्र, जिसके अणुओं में 3 कार्बन परमाणु है, ठीक है। तो प्रोपेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब आपको है। और मुझे नहीं लगता आप ये सब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, ठीक है। तो डोबेराइनर ने कहा था कि केवल डोबेराइनर ने जितने भी तत्व थे उनके 3 समूह बनाए और बाकी जो तत्व थे उनका वर्गीकरण हुआ ही नहीं, ठीक है। उसकी सीमाएं हैं कि भाई उसमें 3 ही त्रिक बना सके डोबेराइनर, केवल 3 ही त्रिक बना सके। अब इतना लिखिएगा एग्जाम में, अगर आपको पूछता है डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमा क्या थी, तो वे 3 ही त्रिक बना पाए और अन्य तत्वों को वे दर्शा नहीं पाए। अगला न्यूलैंड का अष्टक नियम बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम, कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 8वां तत्व हमेशा समान गुण रखता है, ठीक है। और अगला दोस्तों आपका आधुनिक आवर्त नियम क्या है और इसको किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चैप्टर से कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में दिए गए हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो दोस्तों जिसके अनुसार क्या होता है, तत्वों के भौतिक में रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये है आपका नियम, और इसे मोजले ने प्रतिपादित किया था। अगला दोस्तों मेंडलीव द्वारा भविष्यवाणी किए गए तत्वों में एसिलॉन और एका एल्यूमिनियम के क्लोराइड के सूत्र लिखिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बार पूछता भी दोस्तों, एक बार त्रैमासिक में पूछा गया था मेंडलीव द्वारा भविष्यवाणी किए गए तत्वों के नाम लिखिए। एक बार अभी पूछा जा रहा है कि मेंडलीव द्वारा भविष्यवाणी किए गए तत्वों के सूत्र लिखिए, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
यहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम जी है जिसकी संयोजकता 4 है, और एक एल्यूमिनियम जो होता है गैलियम, जिसको गैलियम जी बोलते हैं, इसकी संयोजकता 3 है। ठीक है। अगला दोस्तों आपका स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। ठीक है। तो दोस्तों स्वयंपोषी क्या किसे कहते हैं, वे जीव जो खुद अपना जल ग्रहण करते, खुद जो खाना बनाकर खा लेते हैं वो स्वपोषी, और जो दूसरे पर निर्भर होते हैं वो विषमपोषी। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो देखिए यहाँ पर देखिए स्वयंपोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करके क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। स्वपोषी पोषण में भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में भोजन जीव जो होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंपोषी जीवों द्वारा ग्रहण बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे हम जो पेड़ पौधे या उन्हें खाते हैं या फिर उनके द्वारा बनाए गए फल फूल खाते हैं, मतलब अपन विषमपोषी है, और स्वपोषी यानी पौधे हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये रक्त के अंदर उपस्थित होता है, जो क्या करता है ऊर्जा, हमारे शरीर को जो ताकत चाहिए होती है, हमको चीज़ उठाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचरण होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन श्वसन की क्रिया प्रभावित होगी जिसमें शरीर को ऊर्जा कम मिलती है। ठीक है। ये ऊर्जा का काम करता है। अगला है जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है। ठीक है। तो दोस्तों अगर जल से बाहर अगर मछलियाँ लेगी तो हम सभी जानते हैं कि मछलियों की बॉडी के ऊपर गिल्स होते हैं, मछलियाँ गिल्स की सहायता से श्वसन करती है और इनके लिए वे जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम होती है, तो वे बाहर निकलने पर मर जाती है। मतलब जो मछली की जो बॉडी होती है उसके अंदर गिल्स होते हैं, जब वो जल में तैरती है तो वह जल के अंदर की जो ऑक्सीजन होती है उसे ही ग्रहण कर सकती है। जल के बाहर निकालेगी तो जल के बाहर भी ऑक्सीजन है लेकिन वो उसे ग्रहण नहीं कर सकती है। शिराओं में दीवारें धमनियों पतलियाँ क्यों होती है, शिराओं की दीवारें धमनियों से पतली क्यों होती है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये समझिए शिराएँ क्या होती है और धमनियाँ क्या होती है। शिराएँ क्या होती है कि जो शिराएँ जो होती है वो पूरे हमारे शरीर में से जितना भी रक्त होता है उसे वापस हृदय तक लाती है, और हृदय जो रक्त पंप करता है उसे धमनियाँ पूरे शरीर में पहुंचाती है। मतलब एक नली से रक्त आ रहा है, एक नली से रक्त जा रहा है, अब जिससे रक्त जा रहा है उसको कहते हैं धमनी, और जिससे रक्त आ रहा है उसे कहते हैं शिराएँ। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो जो शिराएँ की दीवारें होती है धमनी से पतली क्यों होती है, मतलब शिराएँ की दीवारें पतली क्यों होती है और धमनियों की मोटी क्यों होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि जो धमनियों से रक्त का प्रवाह हृदय की शरीर के विभिन्न भागों में होता है और जो अधिक दाब से होता है, इसलिए मतलब अगर हम बात करें तो धमनी से जो रक्त हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है वो अधिक दाब से जा रहा है, और जबकि शिराओं से जो रक्त विभिन्न भागों से हृदय में आ रहा है वो कम दाब से आ रहा है, इसलिए जो है जो शिराओं की दीवारें जो होती है वो पतली होती है। अगला मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो पश्च और अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है दोस्तों। अगला मधुमेह है कि कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। ठीक है। तो दोस्तों जो मधुमेह है यानी जो जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ के कुछ रोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देकर ठीक किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, और जब हम उनको इंसुलिन देंगे तो बेशक है कि मधुमेह ठीक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में समन्वय और संतुलन स्थापित करने के लिए एक तंत्र होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। अगला दोस्तों आपका मेरुरज्जु से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों उसके केंद्र में उपस्थित एक भाग होता है जो ऊतकों की झिल्लियों से ढका होता है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों मेरुरज्जु। ठीक है। अगला दोस्तों आपका मस्तिष्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए। तो पिट्यूटरी, मस्तिष्क से संबंधित जो अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है वो है पिट्यूटरी। अब वृक्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम है वो है एड्रिनल। अगला एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनका अलैंगिक विधि से होता है। ठीक है। उनका प्रजनन, बहुकोशिकीय जीव का प्रजनन अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार के जनन से हो सकता है। ठीक है। प्रजनन यानी उनकी वृद्धि, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका अलैंगिक विधि से जो उनका प्रजनन होता है। अलैंगिक विधि हम जितना डीप में नहीं जाएंगे दोस्तों, लैंगिक अलैंगिक विधि क्या होती है आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। जबकि बहुकोशी में ये दोनों प्रकार से होता है, अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार से। अगला है पुनः जन्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है। पुनः जनन। ठीक है। तो दोस्तों आपने अमीबा पैरामीशियम इनका नाम सुना होगा। हमारे पृथ्वी पर ऐसे कुछ जीव हैं जिनको अगर आप बीच में से काट दे यानी वो जीव को दो टुकड़े कर दे तो वो दोनों टुकड़े से वे दो नए जीव बन जाएंगे। जैसे अगर आप कोई पेड़ का पौधा है या फिर कोई पेड़ की डाली है, अगर आप जैसे गुलाब का फूल है, आप बहुत बार देखा होगा गुलाब के फूल की अगर आप टहनी तोड़ कर लाते हो उसे गाड़ते हो तो एक उससे एक नया गुलाब बन जाता है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं पुनः जनन।
कि शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर टूट जाने पर भी अपनी मरम्मत हो जाती है, प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होने पर एक नया जीव बनाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पुनर्जनन। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका द्विविखंडन से क्या समझते हैं। जब एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, तब प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। मतलब ये एक जनन की प्रक्रिया दोस्तों। मतलब कुछ जीव कैसे होते हैं, जैसे अगर इंसानों के बच्चे की बात करें तो हमारे लिए ये प्रक्रिया अलग होती है, जबकि कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनमें प्रजनन इस प्रकार से होता है कि जीव है वो जीव क्या करेगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा और दोनों भाग अलग अलग जीव को जन्म देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अगला दोस्तों क्लोन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सभी तो मुझे लगता होगा क्लोन आप सभी को पता होगा। अलैंगिक जनन में एकदम समरूप नवजात जीव को क्लोन कहते हैं। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने समान ही दिखने वाले, जैसे हमें इंसान, तो हम हमारे बच्चे को अपने समान नहीं देंगे, वो थोड़ा सा उसमें अलग डिफरेंस, उसका चेहरा अलग होगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने जैसे ही जीव को जन्म देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लोन। अगला निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग को निषेचन कहते हैं। अगला जीवाश्म क्या है, तो प्राचीन काल में जो है जीव, पौधे, जंतुओं, इनके जो मृत अवशेष है चट्टानों में के नीचे दब गए, जिसको हम जीवाश्म कहते हैं। आनुवंशिकता क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विभिन्न लक्षणों का संचरण होता है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। अगला मेंडल का पृथक्करण नियम क्या है। ठीक है, तो मेंडल ने कहा था जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी के प्रभावी गुण दिखाई देते हैं। जैसे देखिए, जैसे मेंडल ने कहा था कि भाई अगर आप दो दो विभिन्न लक्षणों वाले जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देंगे। मतलब मान लीजिए आपने डबल एक्स लिया और यहाँ पर एक्स ओ ले लिया, मतलब एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। ठीक है, और इनका अगर आप क्रॉस कराते हैं तो नीचे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो प्रभावी ही लक्षण वाला मिलेगा। ठीक है, पहली पीढ़ी में। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में ये प्रक्रिया बदल जाएगी। अगला जैव विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैव विकास तो आप लिख सकते हैं कि धीमी गति क्रमबद्ध परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें आधुनिक जीव विभिन्न जातियों आदिकाल में उपस्थित जातियों से विकसित हुई, जैव विकास कहलाता है। मतलब आदिकाल की जातियाँ अभी वर्तमान में उपस्थित जातियों में विकसित हुई, उसको हम कहते हैं जैव विकास। अगला दोस्तों का अवशेषी अंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्राणियों के शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, उसको हम कहते हैं अवशेषी अंग। जैसे हमारे कान के नीचे जो झिल्ली होती है, वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई वो अवशेषी अंग है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं दोस्तों, वो फिक्स नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो किसी काम के अनावश्यक होते हैं या पूर्ण विकसित नहीं होते या किसी संबंधित प्राणी में पूर्ण विकसित होते हैं तो उसे अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपको गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है, जैसे उत्तल और अवतल दर्पण। अगला दोस्तों को लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी लेंस की क्षमता को हम दोस्तों डायप्टर में मापते हैं। ठीक है, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता होती है उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला विचलन कोण किसे कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश जो होता है हम किसी त्रिभुज के निकालते हैं, तो जैसे दोस्तों समझिए कि कोई त्रिभुज है और इसके अंदर से अगर आप कोई प्रकाश गुजारते हो तो ये जो आपतित किरण है, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आपतित किरण और यहाँ पर लिखा हुआ निर्गत किरण, यानी जो जाने वाली किरण है यानी निर्गत किरण और आने वाली किरण है आपतित किरण, तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, मान लीजिए प्रकाश आपने आया और प्रकाश इस प्रकार से मुड़ गया तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, प्रकाश ऐसा आया इस प्रकार मुड़ गया, यहाँ पर एक कोण बना है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों विचलन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला आपका विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत परिपथ यानी वो विद्युत धारा के सतत बहने के जो परिपथ होता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला दोस्तों आपका किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, तो समांतर क्रम में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको विद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एकांक धनावेश को जब हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हैं तो जो कार्य हम करते हैं उसे कहते हैं विद्युत विभव। ठीक है, मतलब यह कार्य है। ठीक है, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाना विद्युत विभव कहलाता है। दूसरा आपका दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1 मीटर लंबे तार और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले, ठीक है, 1 मीटर लंबे तार तथा 1 वर्ग अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध, यानी इसके बीच में अगर हम कोई रुकावट दे दे, इसमें से अगर बिजली जा रही है और इसके बीच में अगर हम कोई रुकावट डाल दे तो इसी रुकावट को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपको उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो ईंधन जो सस्ता होता है और कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है वो कहलाता है उत्तम ईंधन। ठीक है, तो देखिए जिसका जो कम मूल्य पर मिल जाए यानी सस्ता हो और सर्वदा उपलब्ध हो उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, सोलर कुकर के लिए हमेशा याद रखिए समतल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर भी इन्होंने दिया होगा, देखिए समतल दर्पण जो होता है सोलर कुकर के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना समतल दर्पण। अगला दोस्तों आपका
पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। तो नाम से देखिए अब दोस्तों पारंपरिक यानी जो परंपरागत रूप से हमारे पूर्वज जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी जिन्हें हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वे ऊर्जा स्रोत जिनको हम सदियों से परंपरागत रूप से प्रयोग करते आ रहे हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, गोबर आदि। अगले दोस्तों आपका ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने समुद्र देखा होगा, समुद्र के अंदर जो है जो किनारे पर जो होती है लहरें वापस आती है, किनारे पर वापस लौट जाती है, ठीक है। जो लहरें आना जाना जो करती है, यानी जो आती जाती जो लहरें होती है, चढ़ना उतरना, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं दोस्तों ज्वार भाटा, ठीक है। और ये क्यों होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं, सागर में यानी समुद्र में जल स्तर के चढ़ने और गिरने की घटना ज्वार भाटा कहलाती है, और ये जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगला दोस्तों देखिए पोषी स्तर क्या है, ठीक है दोस्तों। पोषी स्तर तो दोस्तों आपने खाद्य श्रृंखला देखी होगी, खाद्य श्रृंखला मतलब जैसे पौधे होते हैं, तो पौधों को जो है जानवर खाते हैं, जानवरों को शेर, चीता ये खाते हैं, उसके बाद में ये जो पूरी प्रोसेस होती है चलते जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पूरा जो सर्कल होता है इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो उसी को हम कहते हैं पोषी स्तर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को जहाँ पर भोजन अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। अगला दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें जो ग्रीन हाउस में उपयोगी होती है उसे ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, या फिर पौधघर प्रभाव उत्पन्न करती है वो गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है, ठीक है। ये एक ही है, ठीक है। देखिए ग्रीन हाउस ये इंग्लिश में कहते हैं और पौधघर प्रभाव ये हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम एक ही है ये। अगला दोस्तों आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन यानी होता है दोस्तों बरसात, वाटर यानी पानी, और हार्वेस्टिंग यानी बचाना, यानी बरसात के पानी को बचाना, ठीक है। तो बरसात के पानी को बचाने को ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहता है, ठीक है। अगला दोस्तों देखिए अगले आपके लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। हमने देख लिया अभी अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 67 अति लघुत्तरीय प्रश्न हमने यहाँ पर खत्म कर दिए, ठीक है। 67 दोस्तों, इसमें से अगर आपके 8-10 भी अगर एग्जाम में आ जाते तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और ये आगे ही 101%, ठीक है। तो अगले चलिए लघुत्तरीय की ओर बढ़ते हैं। लघुत्तरीय में सबसे पहला आपका वर्णों को उदाहरण सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर संचारण आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों शॉर्ट में इसको बता देता हूँ मैं, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संचारण, ठीक है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब लोहे जैसी बनी वस्तुओं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि पानी के संपर्क में आती है तो वे संचारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। अगला दोस्तों विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने खाना देखा होगा, खाना जो है खराब हो जाता है, ठीक है। चिप्स जो होते हैं, जो जो खाना होता है वो खराब हो जाता है, उस पर फंगस लग जाती है, ठीक है। नमकीन चीज़ें जो होती है खराब हो जाती है, तो उसी को विज्ञान में कहते हैं विकृत गंधिता। आपको याद रखना है जंग लगने को विज्ञान की भाषा में कहते हैं संचारण, और यहीं पर दोस्तों बच्चे अटक जाते हैं। यहाँ पर जो विज्ञान होता है दोस्तों वहाँ पर इसलिए अटकते हैं बच्चे क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक मतलब शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन से शब्द का हिंदी में क्या मीनिंग निकल रहा है और हमारी साधारण भाषा में उसे क्या कहते हैं, तभी आप इससे कनेक्ट हो पाएंगे। तो संचारण मतलब जंग लगना, याद रख लीजिए आप, और विकृत गंधिता यानी खाने की वस्तुओं का खराब होना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विकृत गंधिता की परिभाषा क्या लिखी है कि तेल एवं वसा से तले हुए पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि स्वाद एवं गंध को बदल कर जो है खाने योग्य नहीं रह पाते, इस घटना को विकृत गंधिता कहलाती है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका पित्तलम तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो पित्तलम तांबे के बर्तन में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि पित्तलम तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ खराब हो जाते हैं, ठीक है। या फिर पित्तलम तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ रखने से वो विषाक्त लवण बनाते हैं और जो खाना जो है खाने योग्य नहीं रह पाता है, ठीक है। इतना आप लिखिए, नहीं तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि पित्तलम खाने अम्ल होते हैं, ठीक है। दही और खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं और पित्तल से अभिक्रिया करके जिंक के तथा कॉपर से अभिक्रिया करके ये कॉपर के लवण बनाते हैं जो विषाक्त होते हैं। ये लक्षण लिखा है, यहाँ पे लवण आना चाहिए, इसलिए पित्तलम तांबे के बर्तनों में दही खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, जल अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में, ठीक है। अब दोस्तों मैं मानता हूँ यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर आने वाले क्वेश्चन भी काफ़ी डिफिकल्ट आ रहे हैं और आपकी समझ से परे है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप इसे समझिए, थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डालिए और थोड़ा सा इसे बार बार पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन अपने अपने मायने में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अब ये इस क्वेश्चन को आप समझते हैं कि अम्ल को तनुकृत करना, तनुकृत क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर विज्ञान के कुछ शब्द आएंगे, तनुकृत करना यानी मिलाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिलाना शब्द घुसा दीजिए, तनुकृत को हटा दीजिए। अम्ल को मिलाते करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं, अनुशासित करना यानी देखना, यह क्यों देखते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे समझिए, यहाँ पर बंदा कह रहा है कि भाई मेरे पास एक जाल में अम्ल है, एक जार में जो है मेरे पास पानी है। अब वो कह रहा है
कि क्या मैं इसमें पानी मिलाऊँ, मतलब अम्ल में पानी मिलाऊँ, या फिर ये जो पानी है इसमें अम्ल मिलाऊँ। ठीक है, कौन सी जो चीज़ है वो सही है। ठीक है, तो दोस्तों चीज़ है वो ये सही है कि पानी है नीचे भरा हुआ तो आपको उसमें अम्ल डालना चाहिए, न कि अम्ल भरा है उसमें पानी डालना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप समझिए तो आप खुद ही इसमें जो है मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जब इसे पढ़ेंगे आंसर को तब आप खुद ही समझ जाएंगे। अगला दोस्तों आपका, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, विद्युत का चालन, ठीक है, आप सभी को पता है जल में जो पानी होता है, पानी में बिजली का प्रवाहन होता है। जैसे आप उसमें लाइट अगर गुजारेंगे तो आपको करंट लगेगा ही। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता। जो फिल्टर का जो जल होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता, जबकि वर्षा के जल में होता है। क्यों? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि जो वर्षा का जल होता है उसमें दो आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन दोनों होते हैं, जबकि जो है ये जो आपका आश्रित जल होता है फिल्टर का जल, उसमें ये दोनों आयन नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए जो विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर धातु अधातु में आपको अंतर पूछा है। ठीक है, तो देखिए अंतर हम कर लेते हैं। धातु देखिए अपचायक होती है, अधातु उपचायक होती है। ठीक है, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। ये अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है और ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि खुद ही अम्ल है, अधातु खुद ही अम्ल है। अगला है दोस्तों, ये विद्युत धनात्मक तत्व है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये अपचायक है, ये उपचायक है, इन ये क्षारीय है, ये अम्लीय है। इन ये अब जब ये अम्लीय है तो ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेगी, और ये जब क्षारीय है तो ये अम्लों से अभिक्रिया करेगी। और ये विद्युत धनात्मक है, ये विद्युत ऋणात्मक है। अगला है दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों, अगला देखिए आप, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसे औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से संयुक्त होकर संतृप्त करने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, परिभाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट है और इसे याद करने का कोई दूसरा तरीका है नहीं, आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिए। अगला दोस्तों आपका, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी की तत्व में की स्थिति में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो कोशों की जो संख्या होती है उससे तत्वों का आवर्त निर्धारित होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन से तत्वों का समूह निर्धारित होता है। ठीक है, बाकी ये जो पहली लाइन है ये थोड़ी सी बेकार है। यहाँ पर देखिए कोशों की कुल संख्या से आवर्त निर्धारित हो रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों से तत्वों का समूह निर्धारित हो रहा है। ठीक है, अब अगला दोस्तों देखिए, एन और एल का आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व है, इनके समूह संख्या 1 2 13 है। इनमें से मैं मानता हूँ दोस्तों क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं। किस तत्व की संयोजकता अधिकतम, परमाणु की त्रिज्या अधिकतम, रासायनिक अभिक्रियाशीलता अधिकतम, प्रत्येक के लिए अपने कारण से उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें जो है ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, इनके परमाणु क्रमांक याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है वायवीय और अवायवीय ये शोषण है। ठीक है, तो वायवीय यानी जो वायु की उपस्थिति में होता है वो वायवीय शोषण, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है वो अवायवीय शोषण। अब दोस्तों देखिए, जो वायु की उपस्थिति में होगा, ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो शोषण है वो जो है वायु की उपस्थिति में होता है, तो हमारे क्या क्या निकलती है CO2। तो हम इसके पॉइंट में लिख सकते हैं कि इस क्रिया में जो है CO2 और H2O उत्पन्न होती है, जबकि इस क्रिया में केवल CO2 और अल्कोहल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है। ठीक है, और अगली टर्म है दोस्तों, इस क्रिया में कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है, जबकि ये केवल कोशिका द्रव्य में घटित और पूर्ण होती है। ठीक है, और अगला देखिए आप दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अमीबा की पोषण विधि को समझाइए। ठीक है, अमीबा की पोषण विधि। ठीक है दोस्तों, तो अमीबा दोस्तों अपनी पोषण विधि क्या होती है दोस्तों। अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा इस प्रकार का एक जीव होता है, वो क्या करता है, किसी कोई उसके खाना होता है तो वो जाकर अपने खाने पर जो है बैठ जाता है और अपने शरीर से जो है उसे ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब वो जिस भी चीज़ पर चिपक जाए तो उसे अपने शरीर से सोखता है। तो ये होता है अमीबा का जो है जो पोषण विधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अमीबा अपना भोजन अपनी सतह पर ऊपरी अवस्था उंगलीकार संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इसकी संरचनाओं पर चिपक जाते हैं, प्रबंध भोजन के कणों को घेर लेती है, संगलित होकर खाद्य रिक्तिकाएं बनाती है, बचा हुआ कोशिका की सतह और गति करता है तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो वही है कि जो खाना होता है वो इसकी सतह पर चिपक जाता है और उसका शरीर जो है उस खाने में से विटामिन प्रोटीन या उस खाने को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो चित्र है, इसमें चित्र भी है, तो पेज नंबर 65 पे या पेज नंबर 109 पे आप जो इसका चित्र देख लीजिए। ठीक है, अगला दोस्तों आपका पादप हार्मोन किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो विशेष प्रकार के पादपों द्वारा जो जो या पादपों द्वारा या कोशिकाओं द्वारा जो स्त्रावित जो पदार्थ होते हैं या जो हार्मोन्स होते हैं उसे कहते हैं पादप हार्मोन। ठीक है, तो याद रखना है, विशेष प्रकार के पादपों द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं उसे पादप हार्मोन कहते हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ठीक है, अगला दोस्तों आपका, जैसे निम्नलिखित में उत्तर दीजिए, मस्तिष्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पिट्यूटरी,
ये वापस आ रहा है। कौन सी ग्रंथि पाचक एंजाइम हार्मोन्स का स्राव करती प्रक्रिया और वक्र से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए तो एड्रिनल। ठीक है, ये बिल्कुल आपको रट लेना है। ठीक है, अगला देखिए आपका डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो डीएनए के आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। डी अब दोस्तों डीएनए क्या होता है, जैसे आपके पिता है और आप हो, तो अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपके अंदर एक डीएनए होता है, यानी आपके पिताजी से आप संबंधित हो तो आपके अंदर एक डीएनए होता है। ठीक है, अब प्रतिकृति बनना यानी आपके पिताजी से आपके अंदर जो डीएनए जो आया है, तो क्या वो आया है, क्या वो सही है या गलत है, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अणु में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, मतलब जो डीएनए होता है उसमें आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पिताजी की अच्छे हेल्थ है तो आपकी भी अच्छी हेल्थ रहेगी, क्योंकि उनके आनुवंशिक गुण आपके अंदर आएंगे। ठीक है, जो जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है तो जनक की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है, इसलिए जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सबसे शॉर्ट आंसर वो हो सकता है कि आप लिख सकते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए इसलिए आवश्यक है कि जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुणों का संचरण होना अति आवश्यक है, या फिर गुणों का संचरण होना चाहिए। अगला दोस्तों देखिए स्वपरागण और परपरागण क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए स्वपरागण और परपरागण, देखिए दोस्तों जैसे फूल होता है, ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी खास नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे फूल होता है तो फूल के ऊपर आपने देखा होगा, फूल के ऊपर इस प्रकार का भाग होता है। अब इसके ऊपर आते हैं दोस्तों परागकण। ठीक है, जब ये परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्वयं पहुंच जाते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों स्वपरागण। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरा फूल है, ठीक है, उसी जाति का, अब इस पर भी परागकण है, लेकिन मान लीजिए हवा से उड़कर या कीटों द्वारा अगर इसके वर्तिकाग्र इस पर पहुंच जाए तो क्या होगा, तो पौधा तो बनेगा ही लेकिन वो दूसरे का है, तो वो कहेगा मुझे पर परागण। जब स्वयं के जो परागकण स्वयं के पुष्प पर गिरता है तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण, जबकि दूसरे के पुष्प से वर्तिकाग्र इस पुष्प पर लाया जाता है तो ये होता है परपरागण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्वपरागण के लिए जो बाह्य माध्यम जो होता है उसकी आवश्यकता हो रही है क्या, नहीं हो रही है, बाह्य माध्यम की आवश्यकता इसमें नहीं हो रही है। तो इसका पॉइंट किधर गया, बाह्य माध्यम वाला, ये इसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो पर परागण होता है इसमें बाह्य माध्यम यानी कोई दूसरा ही तो होगा जो उसके पुष्प पर वो लेके जा रहा है, तो इसलिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर दूसरी थिंग दोस्तों देखिए, इसके जो पुष्प होते हैं आकर्षणहीन होते हैं, मतलब ये जो स्वपरागण से जो पुष्प जो होते हैं वो उतने खास नहीं होते। जैसे बहुत से पुष्प हो गए जो भगवानों पर नहीं चढ़ाते क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखते, उनकी सुगंध अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर गंधहीन का पॉइंट भी होगा। देखिए दोस्तों ये गंधहीन होता है, जबकि ये जो पर परागण से जो पुष्प बन रहा है ना वो वायु परागित पुष्पों को छोड़कर सब पुष्प आकर्षक होता है। ठीक है, मतलब सब पुष्प जो इसमें आकर्षित रहते हैं वायु परागित पुष्प को छोड़कर। अगला दोस्तों देखिए, इसमें नर मादा एक साथ परिपक्व होना चाहिए, जबकि इसमें नर मादा अलग अलग समय परिपक्व होता है। जैसे मतलब इसको पराग वर्तिकाग्र बोल रहा है तो आप थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, और अगला है यहाँ पर स्वपरागण के लिए पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए और परपरागण के लिए द्विलिंगी एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में ये हो सकता है। अगला दोस्तों देखिए, समजात अंग और समरूप अंगों के उदाहरण बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए जैसे प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्यों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हमारा सीधा हाथ और उल्टा हाथ, ठीक है, संरचना में बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक जैसी उनकी संरचना है, लेकिन ये कार्य अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं समजात अंग। और समृत्य अंग जो शरीरों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन कार्य समान करते हैं। जैसे चमगादड़ के जो पंख होते हैं, अंग होते हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप थोड़ा सही से। अगला दोस्तों आपका मेंडल के नियमों का महत्व बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो मेंडल ने जो नियम दिए उनका क्या बेनिफिट हमें हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला बेनिफिट रोग प्रतिरोधकता, याद कर लीजिए आप, इससे पौधों की रोग प्रतिरोधकता बढ़ी, पौधों की नई किस्मों का निर्माण हुआ। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो है कम कीमत पर असली, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए अच्छी, मतलब जंतु की अच्छी नस्लें पैदा करने में सहायता मिली, उन्नत किस्में बनाकर उसमें उत्पादन की वृद्धि की जा सकती है और आनुवंशिक रोगों से खोज और उनके निदान का प्रयोग इसमें भी हुआ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप याद रखिए इसमें से। सबसे पहला पॉइंट, रोग प्रतिरोधकता बढ़ी, पौधों की अच्छी किस्मों का विकास किया गया, नई नस्ल की खोज की गई, ठीक है, उन्नत किस्में बनाई गई और आनुवंशिक रोगों की खोज हुई। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कहा गया है जैव विकास और जीवों का वर्गीकरण परस्पर संबंधित है। इस कथन को आपको कारण से यहाँ पर इसकी पुष्टि करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए आपके स्वीडन, कैरोलस लीनियस। ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक हुए कैरोलस लीनियस। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की, मतलब इन्होंने पूरी दुनिया के जितने भी जीव थे उनको दो भागों में बांटा। अब जो पहला जो भाग था उसमें उन्होंने उनकी जाति के नाम पर रखा, और जो दूसरा भाग था दोस्तों, पहले भाग में उन्होंने श्रेणी रखी थी और दूसरे भाग में दोस्तों उन्होंने जाति रखी थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो श्रेणी तो चलो ठीक है, लेकिन जाति, जो जाति में उन्होंने
कहा कि भाई जीवों का जो वर्गीकरण है मतलब वो श्रेणी में रखा और जाति में जो जीव विकास रखा। मतलब यहाँ पर आप जाति की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि भाई पौधों जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य परस्पर संकरण द्वारा जनशक्ति उत्पन्न करते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ों को ये जो है डिफाइन कर रहा है कि भाई जैव विकास को उन्होंने पहले भागों में रखा और जैव वर्गीकरण को दूसरे भागों में। ठीक है, तो सिंपल सा हम अर्थात ये पकड़ के चलते हैं कि आपको बस लिख देना है कि भाई कैरोलस लिनियस उन्होंने द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। तो पहले स्थान पर उन्होंने जो श्रेणी को रखा, दूसरे पे जाति को रखा, और जाति का अर्थ होता है जीवों का ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य परस्पर संकरण द्वारा जनन शक्ति उत्पन्न करते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दोस्तों डिफिकल्ट जाएगा मैं मानता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी इसे प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ये जो है सिंपल लगने लग जाएगा। अगला दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर रखे हैं तारे, और हमारे आप सभी को पता है वायुमंडल जो हमारा घूमता रहता है और विभिन्न बीच में बहुत सारी परतें भी आती हैं। ठीक है, और हमारी धरती भी रोटेट कर रही है, सब कुछ रोटेट कर रहा है, और तारे भी जो है अपने आप में कहीं ना कहीं रोटेट करते हैं। ठीक है, तो जब इतना सब घूम रहा है दोस्तों, तो वायुमंडल जाता आता है, जिससे हमें तारे जो है बराबर नज़र नहीं आते हैं, और हमारी जो आंखें होती है उन्हें ठीक तरीके से देख नहीं पाती है, इसलिए हमें तारे जो है थोड़े से टिम टिम करते नजर आते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा उदाहरण है भाई, तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी है, और तारों चलने वाले प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। घनत्व बदलते रहने से इनकी सघनता भी बदलती है। विशेष तारे से आने वाले प्रकाश की किरणें विभिन्न परतों को अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। परतों से बदलते रहने तारे का प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसलिए तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। सिंपल सी आप एक चीज़ लिखिए इसमें कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है, अतः तारों से आने वाले प्रकाश को विभिन्न परतों से गुजरना पड़ता है। इसके कारण जो है तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश से वर्ण विक्षेपण को चित्र से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश को गुजारिए और इसका जो जितने भी कलर निकलेगा उनको बताइए, चित्र से समझाइए। ठीक है, तो आपको एग्जाम में एक प्रिज्म ड्राइंग कर लेना है। ठीक है, एक कोन ड्राइंग कर लेना है, यहाँ से एक चित्र बनाना है जिसमें प्रकाश आ रहा है दिखाना है आपको, और दूसरे से उसे निकालता हुआ दिखाना है, और यहाँ पर आपको 7 कलर शो कर देना है। ठीक है, 7 कलर का क्रम जो है अब याद रखिएगा, हप्पी नाला, हप्पी यानी पहले हरा आएगा, फिर पीला, फिर बैंगनी, ऐसा ऐसा एक क्रम होता है दोस्तों व्यवस्थित। हप बेजानी हप्पी नाला। ठीक है, पहले बैंगनी आएगा, फिर जामुनी आएगा, फिर नीला आएगा, ऐसा दोस्तों, ऐसा इसका एक क्रम होता है, जो क्रम आपको सही तरीके से लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो प्रकाश में जो नीला रंग होता है, जो कि सबसे ज़्यादा फैलने वाला रंग है। ठीक है, जो फैल जाता है और आसमान जो है नीला दिखाई देता है, लेकिन सबसे कम फैलने वाला रंग है दोस्तों लाल। ठीक है, लाल रंग जो है सबसे कम फैलने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि जब सूर्य जब डूबता है तो वे जो है अपने अंदर से प्रकाश जो निकालता है, तो वो दोस्तों प्रकीर्णित नहीं हो पाता है, और वो वहीं के वहीं पर सिमट कर रह जाता है, इसलिए जो सूर्य हमें जो है रक्ताप दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन लाल रंग प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए सूर्योदय हमें रक्ताप दिखाई देता है। ठीक है, फिर से देखिए, सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को वायुमंडल में मोटी परतों से गुजरना पड़ता है, इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन लाल रंग प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए सूर्य हमें रक्ताप दिखाई देता है। अगला दोस्तों का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए। तो दोस्तों चलिए, ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। देखिए, जब कोई ऐसा पदार्थ आप ले लेते हैं जिसमें से विद्युत जो प्रतिरोध होता है विद्युत का, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा तार ले लेते हैं जो प्रतिरोधक है, जिसमें से विद्युत को गुजरने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से बिजली देते हैं, तो यहाँ से निकलने के लिए उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो जो तार होता है जब आप उसमें से बिजली गुजारेंगे, तो यहाँ पर से जो बिजली जाएगी तो ये जो काफ़ी गर्म हो जाएगा, और जब गर्म होगा तो इसी को हम कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, मैंने काफ़ी सिंपल समझ में आपको समझाया, तो देखिए समझिए, जब किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हमने अभी प्रवाहित की, तो आवेश को उस प्रतिरोधक से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करना पड़ता है। मतलब ये जो सिरा है, यहाँ से आवेश जब जा रहा है इस सिरे पर, तो उसको बहुत कार्य करना पड़ रहा है। इस कार्य में ऊष्मा, ये जो कार्य होता है वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो कार्य उसको करना पड़ रहा है, तो वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब दोस्तों इससे क्या होगा, जिससे प्रतिरोधक गर्म हो जाता है। ठीक है, हमने आपको अभी समझाया कि भाई एक तार लीजिए, यहाँ से जब आवेश जा रहा है तो उसको बहुत कार्य करना पड़ रहा है, तो वो कार्य जो ऊष्मा के रूप में संचरित हो रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, प्रतिरोधक गर्म हो जा रहा है, और प्रतिरोधक जितना अधिक गर्म होगा ऊष्मा का मान भी, प्रतिरोधक को जितना अधिक कार्य करना पड़ेगा, ऊष्मा का मान भी उतना अधिक होगा। तो मान लीजिए आर प्रतिरोधक में I धारा t समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो t सेकंड में तार में बहने वाला आवेश बराबर Q बराबर IT होगा। ठीक है दोस्तों,
अगला दोस्तों देखिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर के क्या सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, विद्युत मोटर का आपको और सिद्धांत बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रख लेना, विद्युत मोटर जो है चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। एग्जाम में आया आपको विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, तो आपको बस लिख देना है विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, और दोस्तों इसके परिणाम, और यह जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। बस इतना सा आप लिखिए शॉर्ट शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो आपका विद्युत मोटर का सिद्धांत बिल्कुल तय हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप इसमें दूसरी जो चीज़ है, जैसे विद्युत परिणाम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर आरोपित बलों के कारण कुंडली घूमती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 2-3 चीज़ें आप याद कर लीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। ये 2 ही मेन पॉइंट है, अगर आप लिख देते तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इससे बंदे को सब पता है। ठीक है, बाकी अगला देखिए, भूसंपर्क तार क्या है। इसको हम फ्यूज तार भी बोलते हैं अपनी भाषा में। धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों में भूसंपर्क तार लगाना क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो क्या है, सुरक्षा यहाँ पर युक्ति आएगा दोस्तों, आप मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, भूसंपर्क तार एक सुरक्षा युक्ति है जो सुनिश्चित करता है कि संधारित्र के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है तो भूसंपर्क तार द्वारा इसे अल्प प्रतिरोध का कार्य करता है। ठीक है, इससे संपर्क भूमि हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई यंत्र है जिसमें से अगर विद्युत का क्षय हो रहा है तो उस क्षय को हम सीधा जमीन के अंदर डाल सकते हैं, इसे भूसंपर्क तार द्वारा डाला जाता है। ठीक है, आप इसे मन से भी लिख सकते हैं। अगला दोस्तों, फ्यूज तार क्या है। ठीक है, तो दोस्तों फ्यूज तार क्या है, तो फ्यूज तार वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ से होकर जाने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित किया जा सकता है। यह उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक वाली मिश्र धातु का छोटा तार यफ होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूज तार दोस्तों क्या होता है कि वह युक्ति जिससे सहायता से किसी विद्युत परिपथ में होकर जाने वाली धारा को आप उसकी सीमा को जो है या उसके नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ से होकर जाने वाली धारा को नियंत्रित की जा सके, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों फ्यूज तार। अगला दोस्तों आपका जीवाश्म ईंधन क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पेट्रोल कोयला ये कैसे मिले। हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे या फिर जो भी चीज़ें रही होगी वो ज़मीन के नीचे दब गई, और जिससे जो है सड़ कर या गल कर जो चीज़ों का निर्माण हुआ, जिस जल का निर्माण हुआ उसे हम पेट्रोल डीजल कहते हैं या कच्चा तेल कहते हैं, और कोयला और ऐसी चीज़ों का निर्माण हुआ। ठीक है, हजारों सालों पहले, तो इसी को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। यानी जीवाश्म जो पुराने समय में जो अगर जीवाश्म रहे हो गए डायनासोर्स के या फिर पेड़ पौधों के, तो उनके जो ईंधन मिला उसको हम कहते हैं दोस्तों जीवाश्म ईंधन। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्या हानियां हैं, इसकी हानियां हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका लिखना है कि जब हम इनका उपयोग करते हैं या इसका दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर निकलती है, और ऑक्साइड आदि वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब ठोस ईंधन यानी कोयला को हम जलाते हैं तो उसमें राख भी बचती है। वायु के हानिकारक गैसों जैसे कार्बन और धुआं आदि उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अननवीकरणीय स्रोत है, मतलब ये जल्दी ही समाप्त होने वाला स्रोत है। अगले दोस्तों का नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा में हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिजली अगर पैदा की जाती है तो नाभिकीय ऊर्जा से ही की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पनडुब्बी चलाने के लिए भी किया जाता है, और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और कृषि में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए भी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसें उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों पाँचों पॉइंट थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, 4 पॉइंट इसके बिल्कुल सही लग रहे हैं, मुझे लगता है ये मिस प्रिंट हो गया। अगला दोस्तों जैविक आवर्धक क्या है। क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धक का प्रभाव किसी भिन्न भिन्न होता। तो दोस्तों जैविक आवर्धक क्या होते हैं दोस्तों, पौधों और फसलों को रोग मुक्त रखने के लिए, यानी जो पौधे फसलें होते हैं उनको हम रोग से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशी फफूंदनाशी खरपतवार रासायनिक प्रयोग का प्रयोग करते हैं। इन रासायनिक का अत्यधिक मात्रा प्रयोग करने से खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में प्रवेश कर जाते हैं तथा वहाँ संचित होने लगते हैं। इस परिघटना को जैविक आवर्धन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों का पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालिए। तो ये आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में अगर आप छोटी मोटी चीज़ें लिख देंगे जैसे मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, खनिज, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और अगला दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि ग्रीन हाउस जो गैसें होती है वो क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाती है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर प्रवेश करता है तो इस आवरण जो पृथ्वी पर आता तो है, लेकिन यहाँ से समुद्र से रिफ्लेक्ट होकर जब वो वापस नहीं जा पाता है और उसकी ऊष्मा यहीं पर रह जाती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो है काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा जब ग्रीन हाउस गैसों की
जो है वायुमंडल में वृद्धि हो रही है और ये गैसें जो है कंबल की तरह कार्य करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सूर्य के प्रकाश से जो सूर्य के प्रकाश को तो ये पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन जो ऊष्मा को है वो पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती। तो इसी अगला दोस्तों आपको ग्लोबल वार्मिंग को समझिए। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग तो दोस्तों देखिए, मनुष्य के क्रियाकलापों से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों क्या होती है, ये वो गैसें होती है जो पृथ्वी के बाहर एक आवरण बना लेती है, यानी एक सर्कल बना लेती है, एक जैसे वायुमंडल होता है वैसे एक आवरण बना लेती है। अब क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो आ तो जाता है, लेकिन इस आवरण के कारण ये बाहर नहीं जा पाता, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है या यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगला दोस्तों आपका, अपने घर में पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें से कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों होमवर्क है, आप थोड़ा सा इसे कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे वर्षा का जल संग्रहित करना या फिर जैसे बहुत सी चीज़ें आ सकती है इसमें। ठीक है, और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी वही है, क्या जल संरक्षण आवश्यक है, कारण दीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई हाँ, जल संरक्षण आवश्यक है। अगर जल संरक्षण नहीं होगा तो मौसम में परिवर्तन होने से वर्षा कम होगी, तो हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। विश्व के विभिन्न भागों पर गंभीर समस्या, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगले आ चुके हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, समझाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें सिंपली पूछा गया है कि जो अल्कोहल होता है, जो शराब होती है, और ग्लूकोज होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसको जो है अम्ल में क्यों नहीं गिनते भाई? जो शराब होती है और ग्लूकोज होता है उसको अम्ल में नहीं गिना जाता, क्यों? तो दोस्तों देखिए, अम्ल में वो चीज़ हम गिनते हैं जिसमें से हम विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें एक और टर्म है कि जिसमें हाइड्रोजन होता है उसको भी हम अम्ल में गिनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई इसमें हाइड्रोजन है तो इसको अम्ल में क्यों नहीं गिन रहे हो? तो यहाँ पर दूसरी टर्म हम इस्तेमाल करेंगे कि क्या इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हो रही है तो ये जो है अम्ल है, और नहीं हो रही है तो ये क्षार है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर में जो है 100 ml, ठीक है, उसमें 100 ml किलो को 6 वोल्ट की बिजली दोनों से, जैसे मैं आप लीजिए, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए एक बीकर हमने लिया, उसमें 2 कील ली। ठीक है, इसमें 100 ml जो है यहाँ पर हम लिक्विड मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से एक तार लगाया हुआ है, दूसरा तार लगा हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है। देखिए फिर से मैं चित्र बनाऊँ थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पर 2 कीलें हमने रखी हुई है, यहाँ पर पहला तार है, इस तार में यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर है बल्ब, और इसका दूसरा टर्मिनल वापस से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे HCl जो कि एक अम्ल है। अब जब हम इसमें HCl डालेंगे तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी और बल्ब जल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से HCl निकालेगा, अब इसमें डालेंगे हम H2SO4। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं सॉरी दोस्तों, अब इसमें जो है हम H2SO4 डालेंगे, जो भी अम्ल है, फिर भी ये बल्ब जो जलेगा। अब नेक्स्ट देखिए, जलेगा। फिर हम तीसरे टर्म में यहाँ पर जो है ग्लूकोज डालेंगे और अल्कोहल डालेंगे, तब जो है बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। आप इसे जो और पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा आपको। अगले दोस्तों आपके कुछ परिभाषाएं हैं। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयुक्त होकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसको दोस्तों अगर आपको पूरा याद करना है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा टर्म नहीं है, इसको कोई ट्रिक भी नहीं है याद करने की। ऑक्सीकरण क्या है दोस्तों? तो एथेनॉल क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जब गर्म करने पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके एथेनॉइक अम्ल तो ऑक्सीकृत हो जाता है, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ये यही परिभाषा आपको जब बड़े विस्तृत रूप में 11वीं में आएगी, ठीक है, तब आपको जो इसे वापस पढ़ना पड़ेगा। आपको देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो सौर प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं। इस हाइड्रोजन कारण परमाणु को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोस्तों आपकी, और इसको जो है याद करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया है और इसमें जो दिया हुआ है वो हमें करना ही है। ठीक है, अगला दिया है, नीचे कुछ तत्वों की परमाणु संख्या दी है, तो इन तत्वों की आपको पहचान करना है, 10, 20, 7, 14। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि कौन कौन से तत्व है 10, 20, 7, 14 वाले। अगला दोस्तों आपको वृक्काणु की यहाँ पर आपको संरचना और इसकी क्रियाविधि का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ये वृक्काणु का चित्र है। ठीक है, और इसकी क्रियाविधि भी यहाँ पर दी हुई है, रचना और क्रियाविधि। ठीक है, और यहाँ पर मानव के आहार नाल का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो मानव का आहार नाल आपको पता है, सबसे पहले हमारा मुख होता है, मुंह गुहा, जिसमें दांतों का कार्य भोजन को चबाना होता है। उसके बाद में ग्रसिका होती है, जो हमारा गला होता है। यहाँ पर आमाशय के बीच आकार भाग होता है, जिसके द्वारा मुख गुहा में लुब्धिदार आमाशय में पहुंच जाता है।
फिर तीसरा होता है आमाशय, यहाँ पर जो है एक थैलीनुमा भाग होता है जिसकी दीवारों पे आमाशयी ग्रंथियाँ होती है। और चौथा होता है आंत्र, है ना, ठीक है, जो 3 भागों में होता है, ग्रहणी, क्षुद्रांत और वृषांत, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा भोजन कैसे आहार नाल में जाता है और कैसी प्रोसेस होती है। अगला एक तंत्रिका तंत्र कोशिका की संरचना बने, इसको कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो संरचना चित्र आपको बुक में मिल जाएगा यार, यहाँ पर भी जो है दिया है क्या, नहीं दिया इसमें, ठीक है। इसका तंत्रिका तंत्र का चित्र भी याद रख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है आपको, ठीक है। आपको इसके जो है कार्य होते हुए याद रख लेना है कि ये बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणा संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलता है। मतलब अगर ठंडी हवा आ रही, गर्म हो रही है, ठंडी बज रही है, गर्मी लग रही है, तो तंत्रिका ही होता है जो हमारे शरीर को बताता है। और इन विद्युत आवेगों को तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क विभिन्न भागों या मेरुरज्जु तक अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। और अगला है यहाँ पर आपको विभिन्न हार्मोन्स के कार्य लिखने, जैसे थेरोक्सिन जो हार्मोन होता है प्रोटीन में वसा का अपचय करता है, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियमन करता है, एड्रेनलिन वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये सब जो हार्मोन्स होते हैं इनको आपको याद कर लेना, इनके कार्य, ठीक है। अगले आपको जो मानव का जो नेत्र होता है दोस्तों, इसकी आपको यहाँ पर संरचना बताना है, ठीक है, इसको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों ये 5 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो हम इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी डीप में इनमें कॉन्सेप्ट आपको इसमें से याद ही करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपको नेत्र का बनावट, ठीक है। तो इसका जो चित्र है उसका आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्रकार से कुछ यूट्यूबर्स ने इसे जो बनाकर दिखाया हुआ है। और बाकी अगर इसकी बनावट की आती है तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें एक मानव नेत्र कपाल नेत्र गुहा के रूप में सुरक्षित करता है। नेत्र लेंस से निकाय क्रिस्टलीय लेंस होता है जिसकी सहायता से लेंस क्षमता की पक्षाभिपेक्षीय नियंत्रित होती है, ठीक है। इसमें जो है रेटिना पर प्रतिलंब का कार्य करता है, ठीक है। कार्यविधि, तो इसकी कार्यविधि आप याद कर सकते हैं कि जब प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तो प्रकाश तीव्रता के अनुसार परितारिता पुतली के आकार से कम या ज़्यादा करता है। लेंस उस प्रकाश किरण पुंज को दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाता है, दृष्टिपटल पर इसका प्रतिबिंब बनाता है, फोकसित प्रतिबिंब बनाता है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, विद्युत धारा परिपथ में उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मतलब जो विद्युत धारा यानी जो आपके स्विच बोर्ड होते हैं, जो विद्युत के जहाँ पर आप चार्जर लगा दो, जो स्विच बोर्ड होते हैं, उसको उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि आग ना लगे, आग लगने किसी दुर्घटना के समय परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पर प्रयोग में लाते समय जो धातु से बने उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। ये उपकरण को हमेशा भू संपर्क तार का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी किस्मों वाली उपतियों का प्रयोग करना चाहिए और संयोजन तारों को जोड़े हुए विद्युत टेप से ढक देना चाहिए। अगला दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन कि अच्छे ईंधन का चयन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा ईंधन किसे कहते हैं दोस्तों, जो आसानी से मिल जाए, जो लगातार जले, जो सस्ता हो, जो अच्छी ऊर्जा मुक्त करता हो, जो उसका परिवहन सुरक्षित हो, तो ये होता है अच्छा ईंधन। तो इसके आप 7-8 उपयोग आप आसानी से लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है कि सौर पैनल का सचित्र वर्णन कीजिए और सौर पैनल की कार्यविधि उपयोगिता लिखिए, ठीक है। तो ये तो आप लिख ही सकते हैं कि सौर पैनल जो विशिष्ट क्रम का संलग्नक सौर पैनल कहलाता है जहाँ सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखिए सौर ऊर्जा में कि जहाँ सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे हम सौर पैनल कहते हैं। इसकी क्रियाविधि लिखिए आप, जब सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब इस पैनल पर पड़ता है तो यहाँ पर इसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इसकी क्रियाविधि हो गई उपयोगिता, इससे बिजली पैदा की जाती है, दूरदर्शन की उपयोगिता प्रचलित करने में, दुर्गम क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करने में, कृत्रिम उपग्रहों में, ठीक है। और लास्ट में इसका आप चित्र बना दीजिए, ठीक है। इसका चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है, ज़्यादा हार्ड चित्र नहीं है इसका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके पूरे समाप्त होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए 11 दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन भी देखे और लगभग हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स की, जो भी चलिए हम फटाफट निपटाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे सही विकल्प पर, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी देखते हैं। तो ये जो आपको अभिक्रिया दी हुई है ये पूछा है कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर FeO3 है, यहाँ पर Al2 है, यहाँ पर हम नेक्स्ट टर्म में पूछ रहे हैं तो Al यहाँ पर O3 के साथ जुड़ जा रहा है और Fe को अकेला कर दे रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा कि जल का विद्युत अपघटन एक विद्युत अपघटन प्रक्रिया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकलने पर मोल अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये होगा 2:1। अगला दोस्तों आपका कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो इसका पीएच संबंध क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई लिटमस है वो लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो इसका पीएच होगा दोस्तों 10, ठीक है। अगला दोस्तों आपका
कोई विलेन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलेन को हम क्या कहेंगे? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है HCl का विलेन रहेगा। अगला दोस्तों आपका अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो अपच का उपचार करने के लिए यहाँ पर एंटीसेप्टिक का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीसेप्टिक आपका आ जाएगा। अगला दोस्तों आपका यहाँ पर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो लोहे के फ्राइंग पैन यानी जो जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं, तो उस पैन पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस या जिंक की परत, तो हम उस पर जिंक की परत दोस्तों चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जिंक 100 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यह जो यौगिक जल में भी विलय है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कौन सा तत्व हो सकता है? ठीक है, तो ये है दोस्तों कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ही अकेला जल में विलय है। अगला दोस्तों, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों ईंधन अच्छी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, तो कहा ईंधन, तो देखिए तीसरा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, तो एल्काइन यहाँ पर दिया, एल्काइन समझाती श्रेणी का सदस्य है। ठीक है दोस्तों, तो एल्काइन जो होता है वो एथाइन जो है समझाती श्रेणी का यहाँ पर सदस्य है। अगला दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है? ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक कौन रखता है दोस्तों? तो यहाँ पर पोटेशियम जो होता है के या पोटेशियम, ये सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है 2 वाला आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्रिका भाग है जो संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो वृक्क का जो उत्सर्जन से संबंधित है। अगला दोस्तों आपका पादप में जाइलम का उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी ट्रिक देखिए आप, पादप में जो है जाइलम का ज यानी जड़ से तो पौधे तक। ठीक है, जड़ से पौधे तक यानी जड़ से क्या लेगा दोस्तों? पानी लेगा। ठीक है, तो जड़ से पौधे तक। ठीक है, तो जाइलम से याद रखिए जड़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जल का वहन। ठीक है, जल जड़ से आप ज से जल भी रख सकते हैं याद। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपका 100 पशु पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो 100 पशु पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और ये प्रकार क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल तो है 100 पशु पोषण के लिए, लेकिन प्रकार क्या है? ये मतलब यहाँ पर 2 सही है। ठीक है, ये शायद मिसप्रिंट है, यहाँ पर कुछ होना चाहिए, शायद प्रकाश है दोस्तों ये प्रकार नहीं है, प्रकाश है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल प्रकाश, तो यहाँ पर 2 वाला सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपका निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, नाम दिखाओ भाई। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोसिन। ठीक है दोस्तों, जो पादप हार्मोन जो होता है वो साइटोकाइनिन जो है दोस्तों पादप हार्मोन है। ठीक है, बाकी ये इंसुलिन ये पौधों में पाया जाता नहीं, पौधों में नहीं पाया जाता, ये इंसानों में पाया जाता है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन ये इंसानों में पाया जाता है, ये साइटोकाइनिन जो है ये पौधों में पाया जाता है। अगला 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बार दोस्तों पूछा जा चुका है और इसे कहते हैं दोस्तों सिनेप्स। अगले आपका शरीर का संतुलन निम्न द्वारा जो है नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, तो शरीर का जो संतुलित होता है दोस्तों वो सेरिबेलम इसके द्वारा नियंत्रित होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो दोस्तों होता है लेस्मानिया द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों पराग कोश में होता है। ठीक है, तो पराग कोश में दोस्तों परागकण होते हैं। अगला दोस्तों आपका समझात अंगों के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो हाथी का दांत, ठीक है, हमारे दांत, तो आलू का, ये सभी जो है समझात अंगों के उदाहरण है। ठीक है, अगला दोस्तों आर्कियोपिटिक्स का उदाहरण है। ठीक है, आर्कियोपेट्रिक्स का उदाहरण है। ठीक है, समझात अंग, समृद्धि अंग, ठीक है, सभी संयोजी कड़ी को। ठीक है, तो क्वेश्चन एक फिर बार आर्कियोपेट्रिक्स को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 वाला जो संयोजी कड़ी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है इसलिए हम काफ़ी स्पीड में इसे खींच रहे हैं। तो निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? ठीक है दोस्तों, तो मिट्टी जो होती है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होती है, बाकी जल का प्लास्टिक होता है। ठीक है, और अगला देखिए आप, जब किसी समतल दर्पण चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, समबोध दर्पण है। ठीक है, तो समतल दर्पण है दोस्तों, कितनी भी दूर पर खड़े रहो आपका प्रतिबिंब सीधा ही यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला आप देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका वयस्क के लिए सुष्पित दर्शन अल्पतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर है। अगला दोस्तों आपका कि निम्न से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका PR/IR² दोस्तों IR² है, ये निरूपित नहीं करता है। ठीक है, अगला दोस्तों विद्युत धारा का SI मात्रक आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, यानी आपका ब वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जनित्र कहते हैं। ठीक है, जनरेटर।
अगला, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? ठीक है दोस्तों, तो जनित्र तो नहीं है क्योंकि विद्युत उत्पन्न करती है, मोटर भी नहीं है, फ्यूज है और धारा नियंत्रक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में से बताइए आप क्या हो सकता है? तो दोस्तों धारा नियंत्रक भी नहीं होता, धारा नियंत्रक नाम का कोई यंत्र ही नहीं होता है। ठीक है, तो फ्यूज यहाँ पर सही है। अगला है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? ठीक है, तो धूप वाले दिन नहीं कर सकते, बादलों वाले दिन, गर्मी के दिन में, वायु वाले दिन में। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है बादलों वाले दिन जो इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये सौर ऊर्जा से जो है, यानी जब धूप गिरेगी तब जो है हमारा पानी गर्म होगा। ठीक है, जिस दिन बादल रहेगा उस दिन पानी गर्म नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो जीवमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो नहीं है वो है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि इसमें जीवमास का कोई। अगला देखिए दोस्तों आपका, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव होता है। ठीक है, तो तृतीय पोषण स्तर पर हमेशा मांसाहारी होता है, सबसे पहले शाकाहारी, सबसे पहले दोस्तों उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। ठीक है, अगला दोस्तों आपका, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किन कारणों से होता है? ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा होता है, जो एसी द्वारा निकाली जाती है, जो है आपके फ्रिज में जो होती है, तो ये इसके द्वारा होता है ओजोन परत का क्षय। ठीक है, अगला, विश्व में सबसे ज़्यादा कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, तो सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन दोस्तों वो आपका आएगा वन दोस्तों। ठीक है, जंगल जो है सबसे तेजी से जो है यहाँ पर कम हो रहे हैं। ठीक है, और बंगाल में सबसे अधिक वन क्षेत्र की अधिकता है, तो साल वृक्षों की बंगाल में सबसे ज़्यादा अधिकता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका रिक्त स्थान, तो दोस्तों 25 रिक्त स्थान है, बिल्कुल फटाफट हम निपटा दें रिक्त स्थान को भी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो जल एक क्या हो, कौन सा ऑक्साइड है दोस्तों? जल एक उदासीन ऑक्साइड है, क्योंकि इसका पीएच का होता है दोस्तों 7। ठीक है, अम्ल का पीएच हम जानते हैं 7 से जो है कम होता है, और क्षार का 7 से अधिक होता है, लेकिन जल का जो है 7 होता है, मतलब ये उदासीन ऑक्साइड है। तो धात्विक ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारकीय होते हैं, यानी 7 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्षारकीय। धातु प्राय ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, धातु ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है, का उपयोग थर्मामीटर बैरोमीटर में किया जाता है। ठीक है, तो पारे का उपयोग जो है थर्मामीटर बैरोमीटर में किया जाता है। अगला दोस्तों, सिरके में अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, तो सिरके में जो है, ये आपको चीज़ याद रखनी दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल पूछा ही जाता है दोस्तों, सिरके में सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला, यौगिकों में समावयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसमें आंसर ही दिया हुआ है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, आवर्त सारणी होती है उसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ तो दोस्तों वर्ग कहते हैं। ठीक है, जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब जो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां दोस्तों उसको कहते हैं दोस्तों आवर्त। ठीक है, जो क्षैतिज पंक्तियां जो होती है दोस्तों उसको आवर्त कहते हैं। अगला दोस्तों आपका 10वां, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, जो तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, इसकी प्रमुख इकाई दोस्तों न्यूरॉन होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपको पौधों में समन्वय होता है। ठीक है, तो पौधों में दोस्तों रासायनिक समन्वय होता है। ठीक है, मनुष्य में जनन होता है, तो मनुष्य में दोस्तों लैंगिक दोस्तों, हाँ दोस्तों, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। इसी तरह रिक्त स्थान में क्या आएगा? मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया दोस्तों निषेचन कहलाती है। यहाँ पर आपका निषेचन आ जाएगा। अगला दोस्तों आपका, ठीक है, कर्ण पल्लव के पेशी और अक्कल दाढ़ मानक के अवशेषी अंग है। ठीक है, अवशेषी अंग है मतलब ये किसी काम के नहीं है, मतलब अनुपयुक्त है। ठीक है, साइनार बटे साइनार दोस्तों, ये आपका स्नेल का नियम है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आकाश का रंग नीला प्रकाश के कारण, आकाश का रंग नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन आएगा रिक्त स्थान में। अगला दोस्तों आपका, श्वेत रंगों का रंगों में विभक्त होना, ठीक है, इसका प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, सॉरी दोस्तों कुचालक होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। H बराबर 776 वाट। ठीक है, 746 वाट। चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका, ठीक है, विद्युत और चुंबकीय के बीच, विद्युत और चुंबकत्व के बीच किसने ज्ञात किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों ऑस्टेड। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको 23वां दिया गया है कि का प्रमुख अवयव मीथेन है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बायोगैस में मीथेन का प्रयोग करता है, तो बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है
वो 10% तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा रिक्त स्थान में। अगला वर्षा के जल को एकत्रित करके भूमि के अंदर करने की प्रक्रिया तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी रिक्त स्थान सही होती है। अब हम आ चुके हैं दोस्तों सत्य पे, ठीक है। देखिए, अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो यह सत्य है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। शेष त्रिभुज एक क्षार है क्योंकि इसमें OH उपलब्ध है, ठीक है। तो ये भी असत्य है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट भी किया था दीर्घ उत्तरीय में कि केवल हाइड्रोजन उत्पन्न होने से जो है कोई क्षार या अम्ल के हम इंडिकेट नहीं कर सकते, तो असत्य है, ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो डी के बिल्कुल सत्य है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। स्टेनलेस स्टील तांबा मिला होता है, ठीक है। तो असत्य है, स्टेनलेस स्टील में तांबा कहाँ से आएगा। और धातुओं में ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है, तो असत्य है, कार्बन में विद्युत का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, चलिए देखते हैं। RCHO एल्काइड का सामान्य सूत्र है, ठीक है, सत्य है। समूह एक तत्व क्षार धातु कहलाती है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका क्षैतिज पंक्तियां समूह कहलाती है, ठीक है। तो असत्य है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि क्षैतिज पंक्तियां जो आवर्त कहलाती है। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दोहरा यानी आना जाना दोनों होता है हमारे अंदर रक्त का। अगला दोस्तों आकस्मिक पर्यावरण संवेदना में तुरंत प्रतिक्रिया प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। अगला दोस्तों मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों के आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये असत्य है आपका। निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज का बनना असत्य है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए एक कोशिकीय जीव में लैंगिक जनन होता है, तो ये भी असत्य है। और लैंगिक जनन होता है एक कोशिकीय में, और हम बहुकोशिकीय तो हम में होता है लैंगिक जनन, ठीक है। तो असत्य आएगा। और जिन अंगों का हम निरंतर उपयोग करते हैं वे क्षीण हो जाते हैं, तो ये गलत है दोस्तों, असत्य है, क्योंकि जिन अंगों का हम निरंतर उपयोग करते हैं वो अधिक बलशाली होता है। अगला दोस्तों का प्रकृति योग्यतम का चयन करती है, तो यह सत्य है। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं, तो ये भी असत्य है, ठीक है। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक 1 से कम होता है, तो ये असत्य है, ठीक है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये तो सत्य है, हमने अभी भी पढ़ा है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, तो ये अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम उसे समांतर क्रम में संयोजित करते तो हमें प्रतिरोध नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सत्य है बिल्कुल। अगला दोस्तों हॉर्स पावर विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, बिल्कुल गलत, विद्युत ऊर्जा का मात्रक नहीं है, वॉट है। ऐसी जनित्र में विसरणी वलन प्रयोग होता है, तो ठीक है, बिल्कुल सत्य है। किसी परिकल्प में अत्यधिक धारा प्रवाह भूसंपर्क तार कहलाता है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। 24 का है सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य है, हम सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन करते हैं। सोलर का उपयोग रात्रि में कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, सोलर कुकर सूर्य से चलता है, और जब सूर्य की रोशनी नहीं रहेगी रात में तो हम सोलर कुकर कहाँ से चलाएंगे। अगला दोस्तों आपका जंगली जंतुओं का संरक्षण मानव के लिए खतरनाक हो सकता है, तो ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है, कि जंगली जंतुओं का संरक्षण मानव के लिए खतरनाक कैसे होगा। वन वर्षा को आमंत्रित करते हैं तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर पर्यावरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, सॉरी दोस्तों ये असत्य है, ठीक है। पर्यावरण हमारे चारों ओर के आवरण को दोस्तों पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जो वायु से जो घिरा क्षेत्र है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये असत्य आएगा। अगला देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वह क्रिया कहलाती है दोस्तों उपचयन कहलाती है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये संक्षारण अभिक्रिया है। शुद्ध अशुद्ध जल का मान होता है तो 7 होता है, ठीक है। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है दोस्तों अमलगम। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो अपरूपता। इसे हम एक सब अधिलघुत्तरीय प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एल्काइल समझाते श्रेणी में प्रथम सदस्य का नाम और सूत्र तो CH4, ठीक है। आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया, तो मेंडलीफ ने किया था। वायु में अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को अवायवीय शोषण कहते हैं। पादप में वायवीय भागों द्वारा बाष्प के जल हानि क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह है यानी डायबिटीज रोग होता है, तो इंसुलिन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग। मनुष्य में शुक्राणुजनन की क्रिया होती है तो वृक्षण में होती है, ठीक है। मनुष्य में अंडाणुजनन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडाशय में होती है दोस्तों। सरीसृप एवं पक्षी वर्ग में संयोजी कड़ी का नाम बताइए, तो अक्रियोपेट्रिक्स है। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लेंस की क्षमता
के लिए यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। तो ये है इसका सूत्र और इसे जो है डायप्टर में मापते हैं। अगला दोस्तों आपका एक गोलीय दर्पण की वक्रता आर तथा उसकी फोकस दूरी एफ है। तो इसमें क्या संबंध है, तो आर जो बराबर होता है दुगना, ठीक है, फोकस दूरी का दुगना होता है, ठीक है। या अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, तो काला ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर भी, विद्युत धारा आई और प्रतिरोध आर में आपको संबंध बताना है, ठीक है। तो जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दिया है वी बराबर आई गुना आर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 गुना 10 की घात इनवर्स 19 कूलॉम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद कर लेना। अगला दोस्तों उस युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो फ्यूज तार जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। अगले आपका क्वेश्चन है घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्यावर्ती धारा है, एसी करंट, ठीक है। अगला दोस्तों आपका ऊर्जा का विशाल प्राकृतिक स्रोत है, तो ठीक है सूर्य जो होता है ऊर्जा का विशाल प्राकृतिक स्रोत है। रसोई घर में प्रयुक्त गैस का नाम बताए तो एलपीजी है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दीजिए, तो कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए वनों का अंधाधुंध कटाव से बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन का नाम क्या है, तो चिपको आंदोलन है, ठीक है दोस्तों। अगला जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपका पूरा विज्ञान का कक्षा 10वीं का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने हर चैप्टर के हर क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, सभी प्रश्नों को लिया है। और इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाने के बाद जो इसका पीडीएफ काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर जाने के बारे में आपको जो है वहाँ पर सर्च कर लेना है कंचन पॉकेट गुड का पीडीएफ, तो आपको आसानी से जो है मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको सही रहा होगा। अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और इस वीडियो पर 1000 लाइक्स अगर कंप्लीट होता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, जिसमें और थोड़ा सा इसके और इस कोई वीडियो में जितने क्वेश्चन थे उन सभी को छोड़ के और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जिससे आपको पूरा विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।